अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन के अंदर हम nth ऑर्बिट की डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो चलते हैं हम अपनी डेरिवेशन की तरफ। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो फाइंड करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए हम ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सो द बेसिस ऑफ दिस डेरिवेशन इज एक्चुअली बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ व्हाट वी नीड टू नो इज दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस सेंटर में है, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। So I'm going to write a positive sign on the center of the circle। इस सर्कल के सेंटर में जो न्यूक्लियस बना हुआ है उस पर मैं पॉजिटिव साइन लगा रहा हूँ। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है ना, इट कंटेन प्रोटॉन। मैं ये बोहर एटॉमिक मॉडल की बेसिस पे nth ऑर्बिट फाइंड करने जा रहा हूँ। अगर आप समझे कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उस पर जो चार्ज होगा वो होगा E पॉजिटिव, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो चार्ज है वो है ई नेगेटिव। ई नेगेटिव का मतलब ये है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, डेट इज एक्चुअली 1.602 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना वो यही मैग्नीट्यूड का होता है, बस फ़र्क इतना है कि ये नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जो प्रोटॉन पे अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसका, वो सेम वैल्यू का होता है, उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट वो ऑपोजिट होता है, यानी कि वो होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि अगर मैं हाइड्रोजन का एटम लेता हूँ तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, सो उस पर जो चार्ज होगा ई पॉजिटिव होगा। व्हाट इफ वो हाइड्रोजन का एटम नहीं है, उसका न्यूक्लियस किसी और एटम का हम ये स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सो वी आर गोइंग टू टेक सम रैंडम एटम जिसके अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। z का मतलब यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका मतलब होता है कि उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं। सो z here स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर। सो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, जितने प्रोटॉन होंगे। तो आसान तरीका ये है कि एक प्रोटॉन का अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस का। यह हाइड्रोजन का एटम नहीं है, ये किसी और एटम की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा उस पर जो चार्ज होगा वो Ze पॉजिटिव होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर व्हाट इफ इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो हीलियम के न्यूक्लियस पे अगर मैं बात करूं तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन्स। तो अगर हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर Z जो होगा वो होगा 2। तो अगर उसका 2 एटॉमिक नंबर है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे E पॉजिटिव के साथ। जो भी E पॉजिटिव चार्ज है वो क्या वैल्यू थी, 1.602 10⁻⁻19 कूलम। और ये हमें कैसे पता लगी थी, ये याद होगा आपको, मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में हमने फाइंड की थी। नाउ स्टूडेंट्स, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बेसिस पे कैलकुलेशन है। एक बात, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, जिसे हम क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहते थे, यानी कि जिसमें एक ख़ास एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, ना वो ज़्यादा होगी ना कम होगी, ख़ास अमाउंट होगी। और दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, फिक्स्ड होगी, और उसका मोमेंटम भी फिक्स्ड होगा। सो अगर इलेक्ट्रॉन इस दायरे में घूम रहा है तो इस दायरे को, इस सर्कल को हम ऑर्बिट कहेंगे। अब ये ऑर्बिट फर्स्ट है, अगर न्यूक्लियस के साथ वाला ऑर्बिट हम कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियस के साथ जो पहला ऑर्बिट है
वो कंसिडर करते हैं तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है। इफ देयर इज अनदर ऑर्बिट अराउंड इट देन इट वुड बी 2 एंड इट वुड बी 3। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है और इस एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। इसके अंदर जो ये पहले वाला ये वाला न्यूक्लियस है जिसे मैं फिलिंग कर रहा हूँ, इसके अंदर ये जो पहला ऑर्बिट है दिस इज n इज इक्वल टू 1। It has the principal quantum number n is equal to 1. It has the principal quantum number n is equal to 2. And this has the principal quantum number n is equal to 3. So हो यूँ रहा है कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन यकीनन रिवॉल्व कर सकता है, बट उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, उसका मोमेंटम डिफरेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा। और ये पहला जो ऑर्बिट है डेट इज एक्चुअली कॉल्ड k, सेकंड इज l, थर्ड इज n। अब हमने क्या करना है, हमने अगर एक ऑर्बिट हम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रेड कलर का रिवॉल्व कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ न्यूक्लियस से इस तक का जो डिस्टेंस है वो एरो से शो करता हूँ। ये न्यूक्लियस का इस तक का डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन तक का। ये जो फासला है न्यूक्लियस का इस ऑर्बिट तक का जिसे मैंने n इज इक्वल टू 1 का है, व्हाट इफ मैं इसे कह देता हूँ दिस इज nth ऑर्बिट। मैं इसे मेंशन नहीं करता n इज इक्वल टू 1, मैं कहता हूँ दिस इज nth ऑर्बिट। तो इसका ये न्यूक्लियस से जो फासला होगा वो रेडियस r कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तब तक घूमता रहेगा जब तक इस पे लगने वाली सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होंगी। असल में ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये v वेलोसिटी से निकल सकता है बाहर अगर इसको कोई फोर्स अपनी तरफ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ना कर रही हो, और वो फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, अपने करीब कर लेगी। लेकिन कोई ऐसी फोर्स तो है जो इस इलेक्ट्रॉन पे लग रही है जो न्यूक्लियस के साथ इसे जोड़ी रखती है, लेकिन ये न्यूक्लियस की तरफ कंटिन्यूसली अट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस हुई हुई है फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड आउटवर्ड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज मूविंग इन अ ऑर्बिट। अब ये इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस से अवे जाता है ना ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, बल्कि इस ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है ब्लैक कलर की लाइन के अंदर। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। क्यों? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है वो कहलाती है सेंट्रीपिटल, यानी कि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो न्यूक्लियस से अवे इसको भेजना चाह रही है फोर्स वो कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है दूर जाने वाली, सेंटर से दूर जाने वाली फोर्स। ये अगर आपस में बराबर हो गई, इक्वल हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा, अदरवाइज ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर इक्वल। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट kind of centripetal force exists between an electron which is negatively charged and a proton or nucleus which contain many protons, say Ze positive, यानी कि atomic number multiplied by single proton is a total charge on its nucleus। इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है? चले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो हमें आइडिया है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस्म की है अब हमने इसको डिस्कस करना है, देन हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो हम थोड़ी सी स्पेस जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, कितना? नेगेटिव E। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? Z टाइम्स पॉजिटिव E, यानी कि एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन। अगर तो हाइड्रोजन का एटम है तो Z इज इक्वल टू 1 होगा फॉर हाइड्रोजन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, उसकी दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between two charges is actually Coulomb's force या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा, बात यूं है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कूलम्स फोर्स है, और कूलम्स लॉ के मुताबिक हम इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखें, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में घूम रहा है और ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है। अगर ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है यानी कि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज एक्चुअली कूलम्स फोर्स, और ये कैलकुलेट हो सकती है फोर्स, कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू चार्जेस विच आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। पहला चार्ज कौन सा है? ई नेगेटिव, जो किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। दूसरा चार्ज कौन सा है? न्यूक्लियस पे। क्या है? जेड ई पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज एक्चुअली रेडियस, तो यहां लिखेंगे आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होगा तो कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नेगेटिव जेड ई पॉजिटिव आर स्क्वायर। नाउ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? This is actually permittivity in vacuum. Permittivity in vacuum. और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 8.84 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। अगर फॉर एग्जांपल एटम्स के दरमियान न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान वैक्यूम है, ये परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के लिए कंसीडर होगी। अगर मैं अज्यूम कर लूँ दैट इज मे नॉट बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोई और स्पेस होती, किसी और किस्म की चीज़ होती, वैक्यूम ना होता, तो ये वैल्यू तब्दील हो जानी थी। समहाउ हम इसको फर्दर ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट, हम थोड़ी स्पेस बनाते हैं। अब मैंने फाइंड क्या किया? मैंने एक्चुअली किया ये है कि मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचने वाली फोर्स, वो कूलम फोर्स को फाइंड किया, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू जेड ई पॉजिटिव ई नेगेटिव ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक बात समझें कि जो ई पॉजिटिव पे जितना चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, उतना ही ई नेगेटिव यानी कि जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। कितना? 1.602 10 पावर -19। तो जितना ई पॉजिटिव प्रोटॉन पे है उतना ही ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे है। तो होगा यूं कि मैं इन दोनों को ई से शो कर सकता हूं क्योंकि चार्जेस तो बराबर है मैग्नीट्यूड में। सो ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये बन जाएगी अब F इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों को ई से शो किया तो वो ई स्क्वायर बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नाउ दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी? देखें, हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है mv स्क्वायर ओवर r के। दिस इज सेंट्री
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो ऊपर वाली है दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तब रोटेट करता रहेगा जब वो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होंगी। जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया, हमने कहा कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएं तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, वरना वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगा, या वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, या उससे अवे कर जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी तो ज़्यादा होगी तो अवे कर जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी तो टुवर्ड्स कर जाएगा। सो ये दोनों बराबर होती हैं, तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो हम ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं डेरिवेशन के उस हिस्से पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी डेरिवेशन ये बता रही है हमें कि ये होगी, इसको मैं ज़रा नोटिफाई कर दूं ये क्या चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर आइडिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में घूमते रहना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब कि आपकी जो इक्वेशन थी ये वाली ZE² ओवर 4πε0 R², ये इक्वल हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इस इक्वेशन के, जो कि फिजिक्स में आपने पढ़ी है mv² ओवर r के। अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो ये रीअरेंज इस तरह होगी कि जो r है मैं इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, और mv² को इसकी जगह ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा r² ओवर r इज इक्वल टू ZE² ओवर 4πε0, ठीक है। यहाँ पे आ गया mv², वे m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर आप इसको फर्दर ड्राइव करें तो क्या बनेगा देखते हैं। ये r से कैंसिल हो गया तो ये बन गया, हमारी इक्वेशन बन गई r इज इक्वल टू ZE² ओवर 4πε0 mv²। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं तो हमें z की वैल्यू, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि v अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो क्या बाकी वैल्यूज़ के बारे में आप जानते हैं? देखें स्टूडेंट्स, बात यूँ है कि z, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है ना उसके अंदर z इज इक्वल टू होता है 1, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल टू 1.602 10⁻⁻19 कूलम। पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विच इज एक्चुअली इक्वल टू 8.84 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाली वैल्यूज़ हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 9.1095 10⁻31 किलोग्राम। अब जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये हैं कॉन्स्टेंट्स, इनकी एक सर्टेन वैल्यू है जो कम ज़्यादा नहीं हो रही, अगर मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूँ। सो मेरे पर पीछे क्या बच गया, मेरे पर पीछे बच गया R, और अगर मैं कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देता हूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया और साथ आ गया 1/v²। अब ये जो v है ये क्या था, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन A, दिस इज इक्वेशन A। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि रेडियस और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके इर्द गिर्द एक ये ऑर्बिट है और इसके इर्द गिर्द ये दूसरा ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस ऑर्बिट में यानी कि n = 1 में मूव कर रहा है
और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट यानी कि n इज इक्वल टू 2 में मूव कर रहा है, तो जो वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की होगी वो ज़्यादा होगी, और जो सेकंड वाले ऑर्बिट की होगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो कम होगी। क्यों? देखें, इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस शुड बी लोअर वैल्यू, यानी कि यहाँ रेडियस अगर कम होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब ये है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं यूं लिखूंगा, इन लोअर ऑर्बिट्स, लोअर ऑर्बिट्स का मतलब है जहां पे r इज लेस, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, इन लोअर ऑर्बिट r कम है, यानी कि मैं ऐसे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं जो न्यूक्लियस के करीब है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व with higher velocity as compared to in higher orbits जहां पे r की वैल्यू ज्यादा है। देखें, जो न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट तक का फासला है और जो न्यूक्लियस से दूसरे ऑर्बिट तक का फासला है, डेफिनेटली पहले वाले का कम रेडियस है, दूसरे वाले का ज्यादा रेडियस है। तो इन दैट सिनेरियो अगर रेडियस कम होगा तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन तेजी से रिवॉल्व करेगा, और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस से अवे हुआ इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में होगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कम वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा। नाउ दिस इज सिंपल, बट लेट्स गो फॉर द फर्दर डेरिवेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन ये वाली ड्राइव हुई थी जिसमें हमने mv² की इनपुट की थी, इसमें से वेलोसिटी को रिमूव करते हैं और वेलोसिटी की जगह हम n की वैल्यू इसमें ऐड करना चाहते हैं। n का मतलब ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसके लिए हम mv² को चेंज करने की कोशिश करते हैं, v² को सॉरी चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, the angular momentum is conserved in every orbit, यानी कि mvr कंजर्व होता है, एक खास वैल्यू रखता है, और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, प्लैंक कांस्टेंट h ओवर 2 पाई के। नाउ n जो है ये एक्चुअली आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आप इसे ऑर्बिट का नंबर कहना चाहें तो ये ऑर्बिट को एक्चुअली असाइन होता है ये क्वांटम नंबर, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, सिंपल क्वांटम नंबर ही लिख लेता हूँ रादर देन कि मैं इसको कंफ्यूज करवाऊँ किसी और वैल्यू से। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वी ऑल नो 6.26 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नाउ स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। लेट्स से इस इक्वेशन को आप कह दें इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे v² को रिप्लेस करना है। तो v² को रिप्लेस करने के लिए पहले यहाँ से मैं v² की जो वैल्यू है उसको फाइंड करता हूँ। तो v² क्या आएगी, v² इज इक्वल टू n² h² ओवर 4 पाई², और ये हो जाएगा m² r², और यहाँ से अगर मैं v² सेपरेट कर लूँ तो डेट बिकम्स n² h² ओवर 4 पाई² m² और r²। नाउ ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये वाली जो वैल्यू आई है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसे कह देता हूँ इक्वेशन 3। लेट्स पुट वैल्यू ऑफ
v square from equation 3 into equation 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 2 थी कि r, मैं ब्लैक कलर से लिख लेता हूं ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू हम ऐड करने जा रहे हैं। तो अगर हम ये ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास? r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और जो हमारी वैल्यू आई है वो लिख देते हैं। वो क्या आई है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये चूंकि इधर नीचे है, तो जब मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा तो ये सबसे ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इस टाइम ये सबसे नीचे। आपने रूल पढ़ा होगा मैथ का, a ओवर बी सी ओवर डी। तो ये डी होता है, ये a से मल्टीप्लाई होता है, बन जाता है ए डी ओवर बी सी। तो यहाँ भी यही रूल लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्लेस करता हूँ सही लोकेशन पे। नाउ आई एम यूजिंग द सेम ब्लैक कलर, आई एम नॉट यूजिंग द ब्लू कलर इंस्टेड फॉर अ टाइम बिंग। ये बन गया आर जेड ई स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू सारी ऊपर आ गई, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आप गौर करें, आर स्क्वायर अगर ऊपर आया है, आर स्क्वायर अगर ऊपर आया है, तो हम तो ये रेडियस को ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस रेडियस के आर स्क्वायर को इधर ही रहने दें और इस आर को इससे डिवाइड कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा? देखें, इस इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करने का फ़ायदा क्या होगा? इस आर स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ और बाकी सारी इक्वेशन दूसरी तरफ ले जाता हूँ। आर स्क्वायर जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये वाला आर, ये इससे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया, और इस वैल्यू को मैं उठा के ऊपर ले गया दूसरी इक्वेशन के। यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी। तो ये बन गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, और ये आपकी जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। नाउ इसमें जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें। देखें, एम स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और आर का स्क्वायर आर से कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू गेट इज एक्चुअली अ सिंगल आर, और पीछे क्या बचा आपके पास? पीछे बचा आपके पास एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर पाई एम। अब स्टूडेंट, ये वो इक्वेशन है जिसकी हमें तलाश थी, इसकी हमें तलाश थी। दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। क्यों? ये रेडियस और आपके क्वांटम नंबर को रिलेट कर रही है। मतलब ये है कि अगर आपका क्वांटम नंबर 3 हो तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? क्वांटम नंबर 4 हो, यानी कि 4th ऑर्बिट हो, क्योंकि क्वांटम नंबर 4 अगर लिखूंगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लिखूंगा, तो इसका मतलब ही ये है कि मैं 4th ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है मैं सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। तो ये अब मेरे लिए ज़्यादा आसान हो गया मेंशन करना कि मैं कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, उसका रेडियस क्या होगा। लेट्स यूज़ दिस इक्वेशन जो कि हमने डिराइव की है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 कह लें। इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं हम। r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर पाई एम। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट, कि इसमें कुछ वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल
epsilon naught is a constant, h Planck constant, z e square is a charge on a nucleus and electron, pi 3.1416, m is a mass of electron. ये सारे तो कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या है? क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिट को शो करता है और रेडियस. सो मैं ऐसा करता हूँ, इनको इस तरह अरेंज करता हूँ कि r और n स्क्वायर को अलहदा लिख लेता हूँ और जितने भी कांस्टेंट हैं उनको अलहदा लिख लेता हूँ. वो कौन कौन से हैं? एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और नीचे क्या है हमारे पास? z e स्क्वायर पाई m. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट की भी पता है. z अगर मैं कह दूं 1 है तो इसका मतलब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशंस करने जा रहा हूं. e की वैल्यू भी पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है. तो इसका मतलब इन सारी कांस्टेंट वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं. फॉर हाइड्रोजन, यानी कि मैं अगर z इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो इसका मतलब है मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं. फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 हो और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू लगा ली जाए तो मेरे पास जो r की वैल्यू आती है वो आती है, ये जो कांस्टेंट है जब इनकी वैल्यूज लगाता हूं तो इस कांस्टेंट फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.529 एमस्ट्रॉन्ग. एमस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10 पावर माइनस 10 मीटर. एमस्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? 10 पावर माइनस 10 मीटर. और यहां पे लिखूंगा n स्क्वायर. स्टूडेंट, ये फॉर हाइड्रोजन एटम आया. अगर तो मैं फॉर एग्जांपल लेता हीलियम एटम तो उधर z की वैल्यू 2 आनी थी. तो खैर हम ऐसा करते हैं, अभी सिर्फ r और n का रिलेशन स्टडी करते हैं, z का रिलेशन भी स्टडी करेंगे. अभी हम ऐसा करते हैं, चूंकि हमारे पास r और n की अगर हम सिर्फ n की वैल्यू इनपुट करें तो हमारे पास बहुत सारे रेडियसेस आ सकते हैं. तो हम उसी को कैलकुलेट करते हैं. लेट्स फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n क्या होगा? 1 होगा. और हमारे पास जो आंसर आएगा r का वो आएगा r इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग और n की जगह 1 का स्क्वायर. तो मेरे पास जो वैल्यू बनी वो आई 0.529 एमस्ट्रॉन्ग. इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो मेरे पास सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा. ये आया फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस. तो सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा वो r2 से शो होगा. वो होगा 0.529 एमस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्योंकि मैंने n की जगह 2 की वैल्यू लगाई. तो मेरे पास जो आंसर आया, लेट्स कैलकुलेट इट, वो इससे ज़्यादा आया. कितना आया? 2.11 एमस्ट्रॉन्ग. ओके, मैं ऐसा करता हूँ r3 की वैल्यू लगाता हूँ. अब n इज इक्वल टू 3 फॉर थर्ड ऑर्बिट. तो मेरी जो r3 की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी, अब यहाँ पे n की जगह आप लगा दें 3 का स्क्वायर तो वो डेफिनेटली 9 बन जाएगा और 9 को 0.529 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4.75 एमस्ट्रॉन्ग. एंड फॉर n इज इक्वल टू 4 जो आपके पास वैल्यू आएगी r4 आएगी वो आएगी 8.4 एमस्ट्रॉन्ग. अब ये आपके पास कुछ वैल्यू आ गई रेडियस की. अब इन रेडियसेस को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे कम रेडियस है, उससे ज़्यादा वैल्यू है, ये उससे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा. इट मीन्स मैं जितना अवे जा रहा हूँ न्यूक्लियस से उतना मेरा रेडियस बढ़ता जा रहा है. हम ऐसा करते हैं, बिटवीन द रेडियस जो डिस्टेंस होता है उसको कंपेयर करते हैं. यानी कि मैं देखता हूँ R1 और R2 का कितना फ़र्क है, R2 और R3 में कितना फ़र्क है, R3 और R4 में जो डिस्टेंस है वो कितना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि
ये जो मेरे पास ये वाला रेड कलर का ऑर्बिट है यानी कि n इज इक्वल टू 1 है, इसका n इज इक्वल टू 2 से दरमियानी फासला कितना है, ये डिस्टेंस कितना है इनका, और फिर मैं फाइंड करूंगा n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 में दरमियानी फासला कितना है। अपेरेंटली ये बराबर होने चाहिए थे अगर मैं जनरल आइडिया लगाऊं, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेडियस 2 को रेडियस 1 में से माइनस करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये वाली वैल्यू को रेडियस 1 में से माइनस करने से वो आता है 1.581 एंगस्ट्रॉम। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं R3 माइनस R2 फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आती है 2.64 एंगस्ट्रॉम। नाउ मैं क्या करता हूँ, R4 माइनस R3 फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.65 एंगस्ट्रॉम। So what we do have is actually the difference between the two orbits. आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड में डिफरेंस है ये लेस है, ये ज़्यादा है, और जो R4 और R3 में है वो R2 और R1 और R3 और R2 दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा है। मतलब ये है कि अगर ये स्मॉल वैल्यू है तो ये लार्ज होगी, ये उससे लार्ज होगी। इसका आसान मतलब ये बनता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द शेल्स है या बिटवीन द ऑर्बिट्स है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाते बढ़ता जाता है। स्टूडेंट, इसका मतलब समझने के लिए मैंने ये डायग्राम पेस्ट किया। ये डायग्राम क्या बता रही है, इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। ये पहला ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1 है, ये दूसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2 है, ये तीसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 3 है, और ये फोर्थ ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 4 है। अब अगर मैं पहले और दूसरे में डिस्टेंस देखूं तो वो कम है एज कंपेयर टू दूसरे और तीसरे में, और जो तीसरे और चौथे में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। यानी कि जो डिस्टेंस इस क्रॉस वाले एरिया में है वो इस टिक वाले एरिया से कम है, और जहाँ पे मैं सर्कल डाल रहा हूँ उस जगह का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो टेक्निकली जितना मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूँ मेरे ऑर्बिट्स में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ R4 और R3 का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा R3 और R2 के डिफरेंस से, और R3 और R2 के डिफरेंस से ज़्यादा जो का डिफरेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू R2 और R1 के। यानी कि अगर पहले दो शेल्स में फासला ये है तो दूसरे और तीसरे में फासला ये हो जाएगा, चौथे और पांचवें में तीसरे और चौथे में फासला ये हो जाएगा। तो eventually the distance between them keeps on increasing. स्टूडेंट, ये एक ऑर्बिट की एनालिसिस था रेडियस का और नंबर ऑफ ऑर्बिट या क्वांटम नंबर को यूज़ करते हुए। अभी हमने एटॉमिक रेडियस की मुख्तलिफ डिटेल्स पढ़ी। अब एक ऐसी चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो कि एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और इसके अलावा एंटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकती है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाता हूँ तो उसमें Z इज़ इक्वल टू 1 होता है, इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 E पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसका अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट बनाता हूँ, से दिस इज़ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसका रेडियस है R हाइड्रोजन H। ना मैं ऐसा करता हूँ, हीलियम का न्यूक्लियस बनाता हूँ। हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है उसमें Z इज़ इक्वल टू 2 होता है, यानी कि उसमें 2 E पॉजिटिव चार्जेस है, 2 प्रोटॉन्स है आसान लफ्ज़ों में। तो क्या उसका जो रेडियस बनेगा वो RH के इक्वल होगा या नहीं, या वो RH से लेसर होगा। मीन्स हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बनने जा रहा है वो RH के इक्वल है या नहीं है, या उससे लेस है। अगर
इस बात को मैं फर्दर समझाना चाहूँ तो मैं उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा, फिर हम इसकी डिटेल्स को समझते हैं। मेरे पास जो रेडियस के लिए इक्वेशन है वो है r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m z e स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारा n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है। हमारा h भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मैथ्स भी कांस्टेंट है और e स्क्वायर भी कांस्टेंट है। क्यों? e स्टैंड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच वर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मैंने उनको e नेगेटिव और e पॉजिटिव दोनों को e लिख दिया था और उनको प्रूव किया था कि वो e स्क्वायर के इक्वल है बाय मल्टीप्लाइंग। अगर मैं इसमें जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको पाई m e स्क्वायर उनको लैदा कर लूँ या उनको आप हाइड कर दूँ, तो पीछे क्या बचेगा? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over z. z is atomic number, z is actually atomic number. अच्छा, अगर मैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता हूं, इंक्रीज, तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने हीलियम का रेडियस बनाना है तो वो आर एच के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, लिहाजा उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो लेस देन आर एच होगा, वो आर एच से छोटा होगा। यही वजह है कि हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, हीलियम के एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी वैल्यू हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट नंबर 1 से कम होती है। अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हमने लूज करवा दिया ताकि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाए। अब ये बन गया हीलियम +1 और ये बन गया हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल, क्योंकि इसमें वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका जो रेडियस होगा ना वो अराउंड होगा 0.26 एंगस्ट्रॉम, और जो हाइड्रोजन का रेडियस होगा वो है, हमने जैसा कि कैलकुलेट किया है, कितना था? 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये तकरीबन डबल है। उसकी वजह क्या है कि इस पे हीलियम पे जो चार्ज है वो 2 गुना है, तो उसकी वजह से जो रेडियस है वो उसका तकरीबन हाफ हो गया है हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है उसके मुकाबले में। स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन के अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट के डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड किया। डेफिनेटली ये डेरिवेशन एक मुश्किल काम है, मगर इसको स्टेप वाइज किया जाए तो ये आसान हो जाती है। दूसरा, जो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स है वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते जाते हैं। ये डिफरेंट वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सारे इस डेरिवेशन को एक बार खुद भी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।